हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ ये सबसे बेसिक सवाल जो मेरे से बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर ये कहाँ से पढ़ें, वो कहाँ से पढ़ें, कोई पीडीएफ दे दीजिए, कोई कंपाइलेशन का सोर्स बता दीजिए, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है, जो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन है, वो है आपको प्रॉपर कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और कुछ एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनके लिए ये जो वीडियो है आज का मेरा, एक ये हेल्पफुल वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा। एक एक यूनिट के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगी। ओके, तो सबसे पहले जो एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है एग्जैक्टली। ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो अभी शायद फाइनल ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, या शायद कोई जॉब कर रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि वही एमपीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। आपको पूरा सिलेबस अपना पूरा जो स्ट्रेटेजी है वो सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन करनी है। जैसे कि जो आपका ये एमपीपीएससी का सिलेबस है, इसमें जो यूनिट 1 है वो है हिस्ट्री एंड कल्चर। तो आपको सिंपल सा मतलब है कि आपको जो कॉपियाँ बनानी है वो इसी पैटर्न में बनानी है। एक कॉपी आपकी बनेगी हिस्ट्री एंड कल्चर की, सेकंड कॉपी आपकी बनेगी ज्योग्राफी की, थर्ड कॉपी आपकी बनेगी सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जनरल स्टडीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस वाला टॉपिक। इस टाइप की आपको कॉपियाँ बनानी है। ओके, एथिक्स की एक ही कॉपी बनेगी जिसमें सारा पहले यूनिट से लेके 5th यूनिट तक सारा आ जाएगा, और बाकी अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग आपको कॉपियाँ बनानी है। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आपका मटेरियल यहाँ वहाँ बिखरा नहीं रहेगा, सेग्रीगेटेड रहेगा। आपको भाई पहला पेपर देने जाना है, पहले पेपर की कॉपी उठाई और चले गए। ओके, दूसरा सवाल आता है, क्या जो आप नोट्स बनाओगे वो परफेक्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या उसमें कोई चेंजेस आते रहेंगे तो फिर मैं कहाँ लिखूँगा? सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है, जितना आपको उस टॉपिक के बारे में पता है उतना आप लिख लीजिए, कुछ पेजेस आप छोड़ दीजिए। ओके, ताकि कुछ भी अपडेशन हो उसमें तो आप वो लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आती है वो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नोट्स कभी कंप्लीट नहीं होते, वो मैक्सिमम बेस्ट वर्जन रहते हैं अपने आप के, और उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें कभी छूट ही जाती हैं। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए कि यार ऐसा कुछ नहीं कि मैं परफेक्ट नोट बना सकता हूँ। ठीक है, परफेक्ट नोट कुछ नहीं है। आपने नोट्स बनाए और मान लीजिए सवाल कहीं बाहर से आ गया, फिर आपके नोट्स कहाँ परफेक्ट रहे। तो इसलिए थोड़ा सा सेंस रखिए कि भाई परफेक्ट नोट नहीं होते। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं, एक एक वर्ड जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सर हर वर्ड के बारे में आप थोड़ा थोड़ा मटेरियल इकट्ठा करते चलिए। चलिए, यहाँ तक भी समझ में आ गया। तो ये आपकी होगी स्ट्रेटेजी। इस तरह से आपको सारा सिलेबस खत्म करना है। 35 यूनिट्स है टोटल, बहुत बड़ा सिलेबस है एमपीपीएससी का, और बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने डाले हैं। ठीक है, पहला जो यूनिट है आपका वो है हिस्ट्री एंड कल्चर का, इंडियन हिस्ट्री, जिसमें कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन टू 10th सेंचुरी एडी तक पूछा है। ओके, ये अपने आप में इन्हें 4-5 वर्डों में पूरा सिलेबस लिख दिया। ओके, तो आपको जो अच्छी बुक्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे राइटर्स मैं आपको बता देता हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया में बहुत अच्छे लिखते हैं आर एस शर्मा, और इसके अलावा लिखती हैं रोमिला थापर। ये दो लोग हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी अच्छा लिखते हैं। इसके अलावा एक उपेंद्र सिंह और हैं जो मनमोहन सिंह की बेटी हैं, उनकी एक बहुत अच्छी बुक है। ये तीनों के तीनों एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत अच्छे राइटर्स हैं इंडिया में। आप ये पूरा का पूरा वो लिख सकते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसमें मध्य प्रदेश स्पेसिफिक कुछ नहीं पूछा है। तो आप पूरा पूरा इंडियन हिस्ट्री का लिख सकते हैं, जो भी आप बुक्स फॉलो करते आ रहे हैं। पहला यूनिट। सेकेंड यूनिट जो है वो मेडिवल इंडिया से रिलेटेड है। तो मेडिवल इंडिया के अच्छे राइटर हैं आपके अर्जुन सिंह हैं, एक आपके इरफान हबीब हैं जो अभी भी प्रेजेंट है, एक हैं आपके सतीश शर्मा। ओके, तो ये 3 लोग हैं जिनकी कोई भी आप बुक ले सकते हो ऑनलाइन, और आप या कहीं पे भी जो आप बुक स्टॉल वगैरह पे। तो ये 3 ऑथर मेडिवल इंडिया बहुत अच्छे लिखते हैं इंडिया में, उनसे आप कोई भी बुक ले लो, आपको सारा 11th से 18th सेंचुरी तक सब पता चल जाएगा। ओके, तीसरा जो आता है यूनिट वो है आपका प्रॉपर मॉडर्न इंडिया। ये जो मॉडर्न इंडिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के हिसाब से बड़े क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया के लिए कम से कम आपको 2 बुक्स तो पढ़नी चाहिए। एक सबसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ल्यूसेंट है जो आप बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो। इसके ऊपर आप पढ़ सकते हो जो एक अच्छी बुक है आपकी बंदोपाध्याय की। ओके, वो बहुत अच्छी बुक है, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन बुक का नाम है, बहुत ही अच्छी बुक है, वो आप पढ़ सकते हो। तो अपार्ट फ्रॉम ल्यूसेंट आप ये बंदोपाध्याय पढ़ सकते हो, शेखर बंदोपाध्याय। ओके, ओरिएंट लॉन्गमैन की बुक है वो। ठीक है, ये आपका यूनिट 3 हो गया।
यूनिट 4 और यूनिट 5 ये दोनों के दोनों ही मध्य प्रदेश स्पेसिफिक यूनिट्स हैं। जो यूनिट 4 हैं वो हैं इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, यूनिट 5 है डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। जो मेरे हिसाब से अच्छा सोर्स है इस चीज़ का वो है कुछ अच्छे रिसर्च पेपर्स जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप उन अगर स्पेसिफिक मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें देखोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ये जो 2 यूनिट हैं ये हमेशा ऑन द प्रिपरेशन रहेंगी। ऑन द प्रिपरेशन का रहेगी मतलब कि आप इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ आपका छूट जाएगा। और फिर अगर आप कभी न्यूज़पेपर में देखते हो, आपका जो भी छिंदवाड़ा में या मध्य प्रदेश में जो भी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आता है वो आप देखोगे उसमें कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल कोई ना कोई एक वीक में 1-2 न्यूज़ तो आती ही हैं कि यहाँ पे भाई ये किला इन्होंने बनवाया था, वो किला इन्होंने बनवाया था। वो सारी चीज़ें आप लिखते रहो एक कॉपी में इसी यूनिट के अंदर, यूनिट 5, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के अंतर्गत। जैसे जैसे आप वो उस यूनिट को और पढ़ते जाओगे, उससे न्यूज़ और पढ़ते जाओगे, आपको पूरा कंटेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। ये राजा था, इस टाइम से इस टाइम तक था, इस इलाके में रूल करता था, इसलिए उसने ये किला बनवाया, उसने ये बावड़ी बनवाई, उसने ये फलाना रास्ता बनवाया, ये मार्केट प्लेस पर रिफॉर्म किया, जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं वो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये जो 2 यूनिट है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ये ऑन द गो यूनिट्स हैं। मतलब इसमें जो भी आपको मिलता रहेगा न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में या किसी रिसर्च पेपर में, आप उसको लिखते रहिएगा ऐसा। ओके अभी भी कई बार मैं ऐसा देखता हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो इस यूनिट से रिलेटेड हैं और अभी भी न्यूज़ में आ रहे हैं जिसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो ये ऑन द गो यूनिट्स हैं, आपको जितना मैक्सिमम आप याद कर सकते हो आपको वो धीरे धीरे मिलता रहेगा। इनकी स्पेसिफिक बुक्स आपको नहीं मिलेगी, यूनिट 4 की भी नहीं मिलेगी, यूनिट 5 की भी नहीं मिलेगी इंग्लिश में। हिंदी का मुझे पता नहीं है, तो आप 4 और 5 का आपको मिल सकता है। हाँ, पर रिसर्च पेपर्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे जो आप यूनिट 4 और यूनिट 5 का देख सकते हैं। ओके, अब आता है ज्योग्राफी यूनिट 1, यूनिट 2। ये जो दोनों हैं ये बेसिक ज्योग्राफी की यूनिट्स हैं। बेसिक ज्योग्राफी की आपको बुक पढ़नी है। जो बुक मैं रेफ़र करता हूँ वो है DR खुल्लर की बुक, ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसमें ये सारी चीज़ें लगभग आपकी आ जाती हैं। ओके, तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 DR खुल्लर एक अच्छी बुक है जो आप ज्योग्राफी के लिए पढ़ सकते हैं। देन ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं सर ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, कोई बुक नहीं है। तो ज्योग्राफी जो 3rd यूनिट है उसका जो मैं सोर्स है मैं आपको बताता हूँ। ज्योग्राफी 3rd यूनिट, ओके, यू हैव टू रेफर टू वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। रिपोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब रिपोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अपनी हर साल एक एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं। जैसे कि हर साल एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक बुक आती है, एग्रीकल्चर। देन वी हैव गॉट कोऑपरेटिव्स, देन यू हैव गॉट फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मध्य प्रदेश का फाइनेंस या बजट फाइनेंस, ठीक है, आप इसको बजट भी कह सकते हैं। देन यू हैव गॉट शेड्यूल्ड ट्राइब डिपार्टमेंट। देन आपको एक अच्छी बुक मिलती है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट। इन सारे डिपार्टमेंट की एनुअल बुक्स आती हैं, ठीक है, हर साल उस डिपार्टमेंट ने क्या क्या अचीव किया उसके अचीवमेंट्स आते हैं इस बुक में, ठीक है। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी बुक रहती है, ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मध्य प्रदेश, ये स्पेसिफिक मध्य प्रदेश के लिए ही हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंट के पब्लिकेशंस हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि वेबसाइट पे कुछ जैसे डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया आपको कोऑपरेटिव्स, इसकी रिपोर्ट 2 साल पहले आई थी, बट ओवरऑल इतना सिनेरियो चेंज नहीं होता है कि आप 2 साल पुराने स्टैटिस्टिक्स को ना कोट कर सकें या सिचुएशन को ना लिख सकें। तो कुछ वेबसाइट्स पे उनकी जो प्रॉपर वेबसाइट्स हैं इन पे अवेलेबल हैं कुछ रिपोर्ट्स, कुछ 1-2 साल पुरानी हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर की आपको रिसेंट मिल जाएगी, इसकी रिसेंट मिल जाएगी, वाटर रिसोर्सेज की रिसेंट आती ही, हेल्थ डिपार्टमेंट की रिसेंट मिलेगी, इन सब की रिसेंट बुक मिल जाएगी 1 साल पुरानी, ठीक है। ये कुछ 200-300 पेज का PDF वर्जन रहता है। शुरू के कुछ पेजेस में नेताजी एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना, आपको तो कोर कंटेंट पढ़ना है कि यार ये हम मध्य प्रदेश में स्पेसिफिक कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और कौन कौन से वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से वो सॉल्व करने का डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है। तो ये आपको सारा का सारा आइडिया मिल जाएगा ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश से रिलेटेड। आपको नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, मिनरल्स, मेजर इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो ज्योग्राफी है एप्लीकेशन बेस्ड ज्योग्राफी है। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड इकोनॉमिक न्यूज़ जितनी भी चल रही है मार्केट में, जैसे कि मान लीजिए कोई सेमिनार होता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, वो कोई इवेंट होने वाला है, तो इन इवेंट्स में ना वेबसाइट्स बहुत बनती हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश की बड़ी तारीफ लिखी जाती है कि यार ये टॉपिक अच्छा है, ये अच्छा है, मध्य प्रदेश में सेंट्रली लोकेटेड है, इस टाइप की चीज़ें। तो वो सारा का सारा पॉजिटिव पॉइंट्स आपको वहाँ से मिल जाएगा।
तो ये एक आपको ये भी ऑन द गो यूनिट रहेगी, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, रेगुलरली अपडेट होना पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया ही है। डिजास्टर मैनेजमेंट का सोर्स जो मैंने रेफ़र किया था वो था NDMA की वेबसाइट, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की वेबसाइट। वाटर का मेरा क्योंकि बैकग्राउंड वाटर से, इसलिए वाटर के लिए बहुत सारे सोर्सेज मैंने रेफ़र किए थे, वो इम्प्रॉम्प्टू निकल भी जाता है, तो आप वाटर के लिए ये बुक पढ़ सकते हैं वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की। पर यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे सारे के सारे, मतलब मैंने आपको बताया था बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है या ग्राउंड वाटर का क्या स्टेटस है, ये सारे स्टैटिस्टिक्स मध्य प्रदेश स्पेसिफिक आपको वहाँ से मिलेंगे। पर जहाँ तक ग्राउंड वाटर की बात है या ड्रिंकिंग वाटर की बात है, ये आपको कुछ बुक्स का नाम मैं याद नहीं आ रहा है मुझे एग्जैक्टली, क्योंकि वो मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, इसलिए वो टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए काफ़ी। तो आप वो लेक्चर जो मेरे हैं वो मोर देन इनफ होंगे आपके लिए, और बस आप उसमें से जो भी कुछ नया अपडेट होता है, कोई भी, जैसे मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर की बात है, तो ड्रिंकिंग वाटर का मैंने आपको बता दिया था क्राइटेरिया क्या क्या होता है। आपको किसी रीजन का कोई स्पेसिफिक न्यूज़ आ जाता है कई बार कि इस जगह पे फ्लोरीन बहुत ज़्यादा पाया गया है, इस जगह पे कुछ एक दो आप केस स्टडी साथ में जोड़ सकते हैं, तो आपका आंसर वो पूरा इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आपका आता है एडवांस टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, GIS GPS एंड, ये नया टॉपिक है, ये मैंने आपको क्लास में पूरा करवाया है आपके यूट्यूब लेक्चर्स पे कि एडवांस टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, ठीक है। पर इसके बाद जो आपको करना है अपने खुद से वो है कि करंट कोई भी न्यूज़ आती है GIS GPS से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कोई एजेंडा होता है, कोई स्कीम होती है, इस चीज़ को यूज़ करते हुए, या फिर कोई ऐसा केस जहाँ पे इस टाइप की कोई चीज़ यूज़ की गई है, तो वो आपको लिखना ही है। तो अपार्ट फ्रॉम थ्योरेटिकल नॉलेज आप एक एग्जाम्पल भी दे रहे हो, और वो एग्जाम्पल एक रीसेंट करंट ऑकरिंग इवेंट है जहाँ पे आप उसकी मदद ले रहे हो। जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि रिमोट सेंसिंग, इसका मदद आप ले रहे हो डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो आपको उससे वो लिंकेज करना है। अगर GIS GPS की बात है, तो GPS में अभी रिसेंटली मैंने बताया था क्लास में कि ओडिशा गवर्नमेंट ने आपकी ये जो मैरिजुआना होता है उसकी खेती के लिए GPS को यूज़ किया है कि उसकी खेती को डिस्ट्रॉय कर सके। तो इस तरह से रीसेंट एग्जांपल्स आप उसके साथ क्लब कर सकते हो कि भाई वो कैसे मैरिजुआना सोशल प्रॉब्लम है एक, और उसको कैसे GPS की मदद से ट्रेस करके बर्न किया जा रहा है, और एग्रीकल्चरल जो भी साइंटिस्ट हैं उनकी हेल्प की जा रही है एक तरह से। तो इस तरह से आप अपना आंसर फॉर्मुलेट कर सकते हो। ये आपका हो गया ज्योग्राफी का पोर्शन। ओके, नेक्स्ट चलेंगे पेपर 2 की तरफ, जहाँ पे आएगा जनरल स्टडीज़ की बात। जनरल स्टडीज़ में यूनिट 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों आपका जो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है एक ही है, हमारे पास बुक लक्ष्मीकांत, आप उससे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि आप अपने पास एक बेयर एक्ट ज़रूर खरीद के रखेंगे। बेयर एक्ट मतलब कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा हुआ है, एक अच्छी बुक आती है PM बख्शी, ये आप बुक ले सकते हैं, ये बेयर एक्ट है। ओके, और आपको जो भी करंट में कोई भी अगर आर्टिकल यूज़ होता है, जैसे आपने कहीं पे देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट कोई आर्टिकल यूज़ कर रही है या इस आर्टिकल के अंदर फलाना कुछ हो रहा है, प्रोविजन हो रहा है, तो वो आर्टिकल आप बेयर एक्ट से पढ़ सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि कुछ आर्टिकल के कुछ क्लॉजेज यूज़ होते हैं, तो पर कम से कम आपको पूरा आर्टिकल पता होना चाहिए। तो इसका यूज़ आपको कैसे करना है, जैसे भी न्यूज़पेपर में आपको एक आर्टिकल मिला और आपने उसको बेयर एक्ट में देखा कि आर्टिकल एग्जैक्टली कहता क्या है, तो आपको धीरे धीरे ऐसे आपके आर्टिकल्स भी याद होने लगेंगे। ओके, अब आता है आपका इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि यूनिट 2 में रोल ऑफ कास्ट रिलीजन, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। ओके, तो अब ऐसे केस में मैंने आपको बताया कि स्पेशलिस्ट बुक, जैसे पिछले जब मैंने ये लेक्चर टॉपिक लिया था तब मैंने आपको बताया था कि योगेंद्र यादव का बुक बहुत अच्छा है, वो आप पढ़ सकते हैं इस केस में। और जैसे नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी इशूज़, ये सारे के सारे आपको जो टॉपिक हैं ये आपको करंट में ही देखने पड़ेंगे, करंट हिसाब से देखने पड़ेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी इशूज़, तो 4 इंटीग्रिटी के इशूज़ हैं हमारे पास, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं 4। एक हो गया नक्सलिज्म या नक्सलाइट मूवमेंट वगैरह, जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये 4 इशूज़ हैं। 4 इशूज़ के आसपास आपको आंसर लिखना है और इन 4 इशूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करते रहना है जहाँ पर भी मिलेगा। ओके, जो 3rd यूनिट है वो आपका रहेगा, आपका पूरा का पूरा ये आपको लक्ष्मीकांत से मिल सकता है। कुछ जैसी चीज़ें हैं जैसे कि लास्ट पॉइंट रोल ऑफ मीडिया एंड एलिमेंट्स, इससे रिलेटेड आप न्यूज़ सर्च करेंगे। एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑक्सफैम, ये एक थिंक टैंक है ऑक्सफैम, इसके पास अच्छा मटेरियल रहता है। तो थिंक टैंक पर जाएंगे, PDF इनके फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं, पर ये स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। तो वो स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपके सिलेबस का है तो आप पढ़िए, नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल में पढ़ने का।
तो ये एक अच्छा है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ऑक्सफैम, ये अच्छे अच्छे थिंक टैंक्स हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मेशन में करते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के काफ़ी आपके लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपको ईजिली हेल्प कर देंगे एक किसी भी टॉपिक को, PDF रिलेटेड वो रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करते रहते हैं रेगुलरली, वो रिपोर्ट से भी आपको काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। ओके, अब आता है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए एक बहुत अच्छी बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट बाय OP गौबा, ये मैं बुक लेकर आया हूँ साथ में। OP गौबा बड़ी अच्छी बुक है, पतली सी है, और आपका सारा सिलेबस जितना भी है वो आपको इसमें मिल जाएगा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में। तो जितनी भी हर किसी की पॉलिटिकल फिलोसॉफी रही है, पॉलिटिकल थिंकिंग कैसी रही है वो, इसके अलावा कुछ लेक्चर्स हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप बेसिक जानने के लिए वो लेक्चर्स देख सकते हो और उनको याद कर सकते हो। फिर जब आपका वो पूरा कॉन्क्रीट हो जाए उसके बाद आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करके अपना जो डायमेंशन है उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो, तो एक तरीका है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, बेसिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बुक ले लीजिएगा, एकदम बेसिक जो एकदम बेयर लेवल का बुक होता है, या फिर आप चाह सकते हैं आपको चाहिए तो बुक ही ले लीजिए, ज़्यादा बेटर ये रहेगा। बेसिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बुक मिल जाएगा और वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक्स वो हैं, कोई भी टॉपिक बहुत डिटेल में नहीं पूछा है इन लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो आप देख सकते हो कि पेपर 2 में यू हैव गॉट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू हैव गॉट पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विथ जो बेसिक पॉलिटी के पार्ट्स होते हैं, और यही मेंस को थोड़ा डिफरेंट बना रहा है इस बार MPPSC के। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, बहुत सवाल हैं इससे रिलेटेड। इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी में क्या करें? ओके, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, ये सारा का सारा जो पांचों यूनिट हैं, ये पांचों की पांचों यूनिट लगभग मोर और लेस 80% करंट है, 20% थ्योरेटिकल है, मतलब जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट आपके पास है। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर है, तो जब आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, इस रिपोर्ट में जो ज्योग्राफी के लिए हम पढ़ रहे हैं, यही चीज़ आपकी इकोनॉमिक्स में काम आ जाएगी। स्पेसिफिक अलग से कुछ एग्रीकल्चर का नहीं है। एनुअल चाहे तो इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एनुअल स्टैटिस्टिक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का आप ले सकते हैं, एग्री स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये बुक आपको काफ़ी हेल्प कर जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो आप उससे पूरे इंडिया का एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के इश्यूज़ वगैरह वगैरह जितने भी वो लिख रहे हैं, एलुसिडेट कर रहे हैं, वो सारा का सारा आप लिख सकते हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये प्रॉपर इकोनॉमी का टॉपिक है। इकोनॉमिक के लिए आप एक अच्छी बुक है जो लगभग हर कोई पढ़ता है, रमेश सिंह की, ओके, बाय इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड आपको एक चीज़ बड़ी ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश स्पेसिफिक इकोनॉमी आपको नहीं मिलेगी अगर आप नेशनल इनकम वगैरह की बात कर रहे हैं, स्टेट इनकम की बात कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको इस कंसेप्ट को समझना है कि भाई अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि GDP, तो GDP का है क्या GDP एग्जैक्टली। अगर आपने GDP समझ लिया तो उसको कन्वर्ट ही तो करना है स्टेट GDP में, तो SDGP हो जाएगा वो। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है कि अगर आपने GDP समझ लिया तो आप उसको नेशनल वर्ड की जगह स्टेट लगा दीजिए, तो स्टेट का GDP हो गया। अब कुछ फिगर की बात आएगी, कुछ फैक्ट की बात आएगी कि भाई मध्य प्रदेश का GDP है कितना, तो आपको वो जो मध्य प्रदेश का जो बजट आएगा उससे आप उसका वो निकाल लीजिए, GDP निकाल लीजिए, अपने आंसर में लिख लीजिए, हो गया आपका आंसर पूरा कंप्लीट। इस तरह से आपको मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक हर चीज़ आपको मिल जाएगी इस रिपोर्ट के अंदर, इस टाइप की रिपोर्ट्स के अंदर। तो आपको पढ़ना वो नेशनल लेवल पे है, यूज़ उसका एप्लीकेशन मध्य प्रदेश लेवल पे करना है। तो ऐसे में आपका वो मध्य प्रदेश स्पेसिफिक आंसर बन जाएगा। कई लोग बोलते हैं सर डायरेक्टली मध्य प्रदेश का स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, तो वो बिल्कुल सही है, नहीं मिलता। द रीज़न इज़ कि जितनी भी चीज़ें हैं वो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो इन मामलों में बहुत अपडेट नहीं रखती अपने आप को कि वो रिपोर्ट रेगुलरली पब्लिश कर रही है। और है हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ थिंकिंग वाला भी नहीं है, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमें नेशनल लेवल की रिपोर्ट्स यूज़ करनी है, उसमें स्टेट का बस जो फैक्ट है वो स्टेट का लिख देना है उसमें, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। जो लास्ट पोर्शन है उसमें वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड है, नाफ्टा वगैरह क्या है, सार्क क्या है, और ये सारी चीज़ें। ओके, इकोनॉमिक इश्यूज़ को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी बुक है मेरे पास, एंड दिस वन, ये है उमा कपिला की बुक, ठीक है, द इंडियन इकोनॉमी। इसमें सारे इश्यूज बेस्ड उन्होंने एनालिसिस किया है कि कोई भी जैसे इश्यूज है, मान लीजिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स 1980, तो उस पॉलिसी रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस आए, क्या था। सो ये जो रीडिंग है इसमें लिंकेजेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स, किस तरह से ये सेक्टर्स लिंक्ड है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा इस बुक से। वेरी गुड बुक, थॉट प्रोवोकिंग बुक, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस बुक को, पर आपका हेल्प बहुत हो जाएगा इस बुक से। तो इंडियन इकोनॉमी बाय उमा कपिला, दिस वन इज बेसिकली
बेसिक फैक्ट समझने के लिए, जीडीपी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लिंकेजेस वगैरह समझने के लिए आप ये वाली बुक रेफर करेंगे, बड़ी अच्छी बुक है। देन आपका आएगा ये सेकेंड यूनिट दिया हुआ उन्होंने डायरेक्टली विथ रेफरेंस टू मध्य प्रदेश मेजर क्रॉप होल्डिंग्स, सेम क्रॉप वगैरह रिलेटेड एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये सारी चीज़ें। फिर वेलफेयर स्कीम्स इन एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन टू सर्विस सेक्टर, ये जो कंट्रीब्यूशन टू सर्विस सेक्टर वगैरह हैं ये आपको मिल सकता है एक जो अभी आपने देखा होगा शायद 2 साल पहले एक मध्य प्रदेश का समिट हुआ था, जब कमलनाथ जो सीएम थे तब उस टाइम पे एक मध्य प्रदेश में काफ़ी लोग आ रहे थे इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो उस टाइम पे उन्होंने एक कुछ 50 पेज का एक पीडीएफ जनरेट किया था, बनाया था, जिसमें मध्य प्रदेश के बारे में बड़ी तारीफ लिखी गई थी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। तो वो सारे फैक्ट्स उसके अंदर लिखे थे कि भाई सर्विस सेक्टर है तो सर्विस सेक्टर में मध्य प्रदेश में क्या एडवांटेजेस हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप उस रिपोर्ट से निकाल सकते हैं। मुझे उस इवेंट का नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो एक इवेंट था जो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले हुआ था, पिछले साल अक्टूबर-नवंबर के आसपास 2019 में। तो आप वो रिपोर्ट अगर आपको मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बुक है, मेरे पास शायद है वो, मैं शायद इसमें लेक्चर में डाल दूंगा नीचे, या फिर कोई स्पेसिफिकली मेरे से पूछे तो मैं आपको बता दूंगा, वो अच्छा रिपोर्ट है, मुझे नाम बस याद नहीं आ रहा है उसका। तो उसमें ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, वेलफेयर स्कीम्स, कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक सिनेरियो, सारी ये बेसिकली जितने भी हैं ना, ये जो सेकंड पॉइंट से हैं वो मध्य प्रदेश स्पेसिफिक ही हैं और मध्य प्रदेश के फैक्ट्स हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने अनस्किल्ड हैं, तो इस तरह से आपको वो पूरा आइडिया मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे और उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पूरा एक रिपोर्ट बनाया था कि भाई इसलिए मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करो, हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, ये उनकी थिंकिंग थी। सो आपको बस वो सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। देन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, एजुकेशन, सेम एजुकेशन जो यहाँ पे है, एक यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी रिपोर्ट आती है, ओके, एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी रिपोर्ट आएगी मध्य प्रदेश की, वो भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें आप डिटेल हो जाएगा आपका, ओके। फिर इश्यूज रिलेटेड टू डिफरेंशियली एबल्ड क्लास, ये सारी चीज़ें, ये आपका बेसिक करंट अफेयर्स का जो न्यूज़ रहता है उससे ही आप सारे टॉपिक्स देख सकते हैं जो गवर्नमेंट में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें भी आप डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं उनके पास कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, किस किस तरह से नए इनोवेशंस उनके लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स उनके लिए चल रही है, दिव्यांजन स्कीम्स क्या है, ठीक है, या फिर वो जो आप रैंप वगैरह बना देते हैं, जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग है उसमें रैंप बनाना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू न्यू लॉज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखना है, या आप उससे रिलेटेड, ये ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड ये टॉपिक आपका हो जाएगा, ओके। यूनिट 4 और यूनिट 5 ये बहुत ही ओपन एंडेड टॉपिक्स हैं। ओपन एंडेड टॉपिक्स हैं मतलब कि ये आंसर कभी खत्म नहीं हो सकता। 2018 में इसका आंसर अलग होगा, 2020 में अलग होगा, 2022 में अलग होगा। पूछा है एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी, कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर वगैरह में क्या फ़र्क होता है, ये बेसिकली कुछ सोशोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। कुछ इसमें से जैसे टेक्निकल टर्म्स में सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या फ़र्क है वो एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं लोग। तो ये सारे जो चीज़ें हैं जैसे कि कास्ट सिस्टम, आश्रम धर्म, ठीक है, सेट ऑफ इन्फ्लुएंसेस, मेथड्स ऑफ मैरिजेस, अलग अलग टाइप की मैरिजेस, ठीक है। देन वी हैव गॉट एनजीओ का रोल, वॉलंटरी फैमिली कोर्ट वगैरह क्या होता है, ये कुछ पोर्शन इसका एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। तो बेसिक एंथ्रोपोलॉजी की बुक है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हसनैन, ठीक है। सो यू हैव गॉट इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हसनैन, ये बुक आपको थोड़ी हेल्प कर जाएगी, ठीक है, इस केस में, ओके। देन पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम, ये पूरे इंडिया के स्पेसिफिक हैं, आप याद रख सकते हैं। एक जो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी जिसमें ये बुक मैंने एग्जैक्टली पूरी पढ़ी नहीं है अब तक, पर इसके जो इंडेक्स वगैरह देखा है और कुछ पेजेस पढ़े हैं तो उसमें से मुझे लग रहा है कि ये बुक बहुत अच्छी है, जिसमें मध्य प्रदेश स्पेसिफिक ट्राइब्स की प्रॉब्लम है। तो ट्राइबल की जो रिपोर्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा देयर इज अ बुक कॉल्ड एज द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन मध्य प्रदेश बाय दिव्या श्रीवास्तव, ओके। सो दिस बुक इज ऑल्सो वेल रिसर्च बेस्ड बुक एंड ये खुद एंथ्रोपोलॉजी फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो इन्होंने मध्य प्रदेश स्पेसिफिक शेड्यूल ट्राइब की बहुत अच्छी बुक लिखी है बाय दिव्या श्रीवास्तव, द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन मध्य प्रदेश। पर ये बुक पुराने स्टैटिस्टिक्स को बताती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आप यहाँ से देख सकते हो, और जो वैल्यू लिखनी है, जो स्टैटिस्टिक्स है, मान लीजिए कोई अगर आप एजुकेशन सिनेरियो में लिख रहे हो या फिर मॉर्टेलिटी वगैरह लिख रहे हो या सेक्स रेशियो वगैरह लिख रहे हो, तो वो फैक्ट आपको
इस डिपार्टमेंट की बुक से मिलेगा। तो कंसेप्ट वहाँ से समझना है, फैक्ट यहाँ से लिखना है। ओके, आ गया समझ में? ओके, अब आता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये आप प्रॉपर नेट सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाके ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर फंक्शंस वगैरह आपको सब मिल जाएगा। वुमेन रिलेटेड स्कीम्स वगैरह जितनी भी हैं वो भी आपको मध्य प्रदेश की जो ये वुमेन वाली वुमेन हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें आपको मध्य प्रदेश की स्पेसिफिक वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगी कि कितनी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरीज हो रही हैं, कितने लोगों को पैसा मिल रहा है, प्रधानमंत्री जो जननी सुरक्षा योजना है उसके अंतर्गत वगैरह, इस टाइप की जो योजना है वगैरह उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ कम्स थर्ड पेपर। थर्ड पेपर साइंस, बहुत ज़्यादा इस बार कॉन्सेंट्रेशन है साइंस का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट कंप्लीट एनसीईआरटीज बेस्ड यूनिट, आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटीज पढ़नी है, मोर देन इनफ मटेरियल आपको मिल जाएगा, बेसिक चीज़ें आपको जाननी है। फोर्थ यूनिट इज़ अबाउट कंप्यूटर्स, बेसिक कंप्यूटर की कोई भी बुक ले लीजिए, आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, ये सब क्या होता है, वो सब क्या होता है। इससे अच्छा सोर्स है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जाके जो डिजिटल इंडिया मिशन है, डिजिटल इंडिया मिशन की साइट पे चले जाइए, आपको हर चीज़ की डेफिनेशन मिल जाएगी। ई गवर्नेंस क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है, इंटरनेट, ईमेल वगैरह किस तरह से यूज़ करना है, सब बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स का बुक है ये भी आप एनसीईआरटी बुक यूज़ कर सकते हो, ये मेरे ख्याल से 9th या 10th का आपका मैथमेटिक्स का बुक है, उसमें से आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आप बेसिक ही चीज़ कर सकते हो। देन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपको यहाँ पे बुक पढ़नी पड़ेगी। जो हेल्थ से रिलेटेड है इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक पढ़नी पड़ेगी, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, जहाँ पे आप ये जितनी भी नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, आयुष डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, आयुष के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सारे आपको पता चल जाएंगे। ओके, देन जो 7th यूनिट है, 7th यूनिट में बहुत सारे छोटे आपको इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं, और वो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आपको लिखना है। सबसे फेमस है इसरो, बार्क, TIFR, देन वी हैव गॉट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, VSCC, ये सारा का सारा स्पेस से रिलेटेड है। नौ स्पेस से रिलेटेड है, मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप एक बुक पढ़ो जिसे बहुत फेमस बुक है विंग्स ऑफ फायर, आपने नाम सुना होगा इसका, विंग्स ऑफ फायर। ये बुक है ऑटोबायोग्राफी किसकी, मिस्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। तो ये जो अगर ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि इनकी वेबसाइट पे जाके इनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप एक जगह लिख लीजिए, या फिर आप उस सेक्शन को स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स वगैरह बना लीजिए, तो एक वो तरीका है। पर अगर एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डू रीड दिस बुक। बहुत उसमें सारे जितने भी हैं, TIFR, VSCC कौन सा इंजन बनाता था, कहाँ से वो कौन सी जगह पे पहुँचा, कैसे SLV मिशन लॉन्च हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें एक चीज़ लिखी है स्टोरी फॉर्मेट में। सो आपको अब्दुल कलाम साहब को जानने की भी वो मिलेगी, और आपको इंडिया की जितनी भी स्पेस रिलेटेड चीज़ें उसके रिलेटेड आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ओके, कुछ इसरो की वेबसाइट पे हैं तो आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह के बारे में पता चलेगा। नासा की वेबसाइट्स में आपको एक बेसिक जो स्कूलिंग वाला सिस्टम है वो आप रिलेटेड आपको बता सकता है कि भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे काम करती है, पोलर सैटेलाइट कैसे काम करती है, कि वो कौन से कितने एरिया पे हाइट पे रहती है वगैरह। ठीक है, देन उसी में आगे जो टॉपिक है वो है आपका जैसे कि क्लोन्स, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी बेसिक इंटरनेट सर्च से आपको मिल जाना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो देयर आर सम पीपल जिनके बारे में आपको छोटी छोटी बुक्स जो आती हैं स्कूल्स की, जैसे कि एक कंपनी है, मेरे ख्याल से नाम उसका स्कॉलस्टिक है, इसका एक बुक आता है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, 20 मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऐसे कुछ उसने 20 अलग अलग लोगों का एक छोटा छोटा डिटेल लिखा है 2-2, 3-3 पेज का कि इन लोगों ने एग्जैक्टली किया क्या। तो उसमें आपको ये सारे लोगों के नाम मिल जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका है, आप एक एक नाम को पकड़िए, मान लीजिए जैसे M विश्वेश्वरैया है तो आपको पता है भाई इंजीनियर्स डे इनके नाम पे मनाया जाता है। M विश्वेश्वरैया दीवान ऑफ मैसूर थे, उनको उपाधि दी गई थी और उन्होंने एग्रीकल्चर रिलेटेड काफ़ी काम किया था, तो उनसे रिलेटेड आप एक कुछ विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे इकट्ठी करनी पड़ेंगी। ओके, फिर आता है आपका यूनिट 8 कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स इन करंट टाइम्स। ये जो यूनिट है ये कम्प्लीटली आशीष सर ने कवर किया हुआ है अपने यूट्यूब लेक्चर पे, तो आप ये पूरा का पूरा यूनिट देख सकते हैं। साथ में इसको ऐड करिएगा
NCERTs के साथ। तो NCERTs में आपको ये बेसिक डेफिनेशन मिल जाएगी कि किस तरह सोलर एनर्जी यूज़ करना है, किस तरह से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें। तो आप बेसिक NCERTs प्लस यूट्यूब वीडियो मोर देन सफाइस, ये हो जाएगा। यूनिट 9 के साथ भी ऐसा है, हमने एग्जैक्टली पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा बायोडाइवर्सिटी, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये रिलेटेड सारी चीज़ें हमने बना रखी हैं। एनवायरनमेंट एजुकेशन से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको इश्यूज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग करनी है, सो दिस इज इकोलॉजी एंड इक्विटी बाय रामचंद्र गुहा एंड माधव गढ़गेल। बहुत अच्छी बुक है। माधव गढ़गेल को तो आप जानते ही होंगे, ये वेस्टर्न घाट्स से रिलेटेड इन्होंने बहुत काम किया है। गढ़गेल कमेटी रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी जिसमें वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन के बारे में बात की गई थी। तो इन्होंने इस बुक के अंदर वो इशू बेस्ड लिखा है कि किस तरह से हमें प्रिजर्व करनी है किसी भी चीज़ को ताकि वो हमारे लिए आगे काम आ सके। तो उन्होंने प्रॉपर सिचुएशन अवेयरनेस के बारे में हमें आइडिया दिया है। ये एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड आपकी बहुत अच्छी बुक बन जाएगी। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ वगैरह ये सब आपको नेट पे बेसिक तरीके से आपको रिसर्च में मिल जाएगा। यूनिट जो 10th है साइंस का, वो कम्प्लीटली ज्योग्राफी का यूनिट है। उसमें से कुछ भी साइंस वाला नहीं है, वो पूरा का पूरा ज्योग्राफी का यूनिट है और उठा के उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया है साइंस में। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे आपको वही मैंने आपको ज्योग्राफी की बुक बताई थी, DR खुल्लर, अगर यहाँ कहीं लिखा नहीं हो तो DR खुल्लर इज़ वन गुड बुक ऑफ ज्योग्राफी, आप उसमें से सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ओके, अब आता है पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 के लिए जो पहला टॉपिक है फिलोसोफर्स थिंकर्स, वो हम लोगों ने आपको यूट्यूब लेक्चर्स पे आपको बता ही दिया है सारा का सारा, प्लस आप चाहें तो उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन नेट पे बेसिक सर्च करके आप वो निकाल सकते हैं। ये जो टॉपिक है इसमें आपको एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा फोकस करना है उनके एथिकल सेइंग पे, कि सामने वाले ने ऐसी कौन सी बात कही जो एथिकल नेचर की है और उस एथिकल नेचर से हम अपनी केस स्टडीज़ में कैसे उसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको वो रेलेवेंट टॉपिक्स नहीं लिखने जो आपके एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए एरिस्टोटल ने कही है या सोक्रेटिस ने या प्लेटो ने कोई बात कही है स्टेट से रिलेटेड, कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इंसान को कैसा होना चाहिए, या गुडनेस का क्या इफेक्ट है, वर्च्यू का क्या इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए ताकि आप इनके बारे में या तो जब आंसर आए तो लिख सको, या फिर इनसे रिलेटेड अगर कहीं केस स्टडी में कोई चीज़ कोट करनी हो कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल आप कोई केस स्टडी की शुरुआत कर सकते हो, इस तरह से आपको फैक्ट याद रहने चाहिए। तो ये आपका यूनिट 1 आपको इस तरह से आपका यूट्यूब लेक्चर में आपका हो जाएगा। यूनिट 2 एंड यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ये तीनों के तीनों यूनिट आपके बेसिक फेमस बुक है लेक्सिकन एथिक्स की, इसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक बुक और है, वो है एथिक्स इन गवर्नेंस विद केस स्टडी बाय मोहन कांडा। ये खुद IAS ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, ये अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है पूरी बुक। तो बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज़ को डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे इश्यूज़ बताए हैं और केस स्टडीज़ भी बहुत अच्छी बताई हैं। तो इसमें आपको केस स्टडीज़ भी मिल जाएंगी और जो एथिक्स इन गवर्नेंस है वो आपको पता चल जाए किस तरह से हमें गवर्न करना है। इसके अलावा एक और बुक है जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट बाय अनिल स्वरूप। ये बुक अनिल स्वरूप भी खुद IAS ऑफिसर थे, तो वो आप लिख सकते हो, वो बहुत अच्छी बुक है, वो पढ़ सकते हो वो बुक। मैंने उसके कुछ पोर्शन पढ़ा है उसका, तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी है। अभी तक मैंने एग्जैक्टली पूरी बुक नहीं पढ़ी है, बट इट्स अ गुड बुक, ठीक है। तो ये आप तब पढ़ना है जब आपको मतलब थोड़ा आप बोर हो रहे हो कि यार अब आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो बस केस स्टडी उठा के बैठ गए कि कैसे कैसे करना है, उस तरह से आपको पढ़ना है। आप कभी भी कोई भी केस स्टडी को, आप एथिक्स की केस स्टडी को, ऐसा नहीं कि आप एक रात उठोगे और सुबह से शाम तक केस स्टडीज आपकी खत्म। प्लीज़ डोंट डू इट, वो गलत होगा तरीका। ये लेजर टाइम में पढ़िए, स्टोरीज़ के फॉर्मेट में पढ़िए कि आप जब फील्ड पे जाएंगे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको सॉल्व कैसे हमें करना है। तो ये आपका तरीका होना चाहिए एथिक्स को लेके। ओके, सो आपको मैंने ये बता दिया, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए आप एक बुक पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ने का शौक है, इन्होंने ही वर्ड बताया था इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डेविड ये डैनियल गोलमैन, इन्होंने ही आपका ये इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड का इजाद किया था। वेरी फेमस पर्सन, बहुत अच्छी बुक है ये, बेसिक आप पढ़ सकते हैं। आधी मैंने थोड़ी सी पढ़ी है ये बुक अभी तक। ओके, नाउ वन बुक विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड पब्लिश्ड बाय ये ORF की है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इज मध्य प्रदेश डेवलपमेंटल चैलेंजेस। ओके, ये जो बुक है ये मध्य प्रदेश स्पेसिफिक है और मध्य प्रदेश में सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं हर फील्ड के, तो वो ये बुक में लिखा है। ये बुक अभी भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ा है इसको, जब ये बुक पूरी कंपाइल हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो इससे स्पेसिफिक कुछ जो अच्छे पॉइंट्स मुझे लगे वो मैं आपको एक प्रॉपर यूट्यूब लेक्चर के फॉर्मेट में बता दूंगा कि मध्य प्रदेश में हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है।
अभी अगर आपके पास ये बुक नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी कम अवेलेबल है मार्केट में, तो आप इन स्टैटिस्टिक्स से, इन रिपोर्ट से थ्रू आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये तरीका हो गया कब, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। हाँ, पेपर जो 5 और 6 है वो बेसिक आपका हिंदी है, जो बेसिक हिंदी, उसमें कुछ नहीं पूछा है आपको, आप बेसिक हिंदी से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको ऐसे का मटेरियल थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा, जो कि आप डेली बेसिस पे कोई भी न्यूज़पेपर अगर हिंदी का पढ़ रहे हैं, हिंदी का पढ़ना ही है आपको एक न्यूज़पेपर, ताकि थोड़ी आपकी हिंदी का शुद्ध लेखन हो जाए। और उस हिंदी के बुक में, न्यूज़पेपर में कोई भी जो आर्टिकल आता है, मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड आया या फिर वुमेन रिलेटेड कोई इशू आया, कोई भी चीज़ ऐसी है, तो वो आपको लिखनी ज़रूर है एक कॉपी में। तो हिंदी की आप अलग से कॉपी बनाएंगे, उसमें भी ऐसे का स्पेसिफिक पोर्शन रहेगा, और उस ऐसे में कोई भी जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, जैसे मान लीजिए कल इसरो ने एक जो नया लॉन्च किया PSLV C49, तो PSLV C49 के अंदर क्या है, इस टाइप की कुछ चीज़ें, किस तरह से ये ब्रॉडर पिक्चर में ऐसे के फॉर्मेट में आपको कैसे हेल्प कर सकता है, तो वो टॉपिक आप वहाँ पे लिखते चलेंगे, इस तरह से होगा। अब ये जितना मैंने आपको सिंपल बता दिया उतना ये है नहीं, 35 यूनिट्स हैं, बहुत आपको टाइम लग सकता है, बहुत ही लगन चाहिए पढ़ने के लिए। मध्य प्रदेश में जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है अब तक कुछ महीनों में, वो ये है कि यहाँ पे बच्चे हिंदी के नोट्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं बैठ के। अब मुझे नहीं पता ये कितना हद तक सही है, पर जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जान पहचान के, जिन्होंने जो तैयारी कर रहे हैं, वो यही बताते हैं यार इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो यही करते रहते हैं, क्या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश का मटेरियल नहीं है। तो ये जो लेक्चर है ये इंग्लिश का मटेरियल है पूरा, एक भी वर्ड इसमें हिंदी में नहीं लिखा है। आपको मैंने बता दिया सोर्सेज क्या हैं, अब आपकी मेहनत है कि आपको वो सोर्सेज के बारे में इकट्ठा करते रहना है। ओके, आपको किसी भी चीज़ से ओवर बर्डन नहीं होना है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा बुक्स ऑर्डर कर दी, रिपोर्ट्स डाउनलोड कर ली, फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, बिल्कुल नहीं। एक रिपोर्ट डाउनलोड करो, एक रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश करो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपको एग्रीकल्चर के बारे में आइडिया नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा गूगल सर्च करना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें जैसे कि रबी क्या है, खरीफ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सर्च करते रहना है। पर आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि सर्च करते करते आप दूसरी दुनिया में ना चले जाएं, क्योंकि इंटरनेट इज़ लाइक एन ओशन करेंटली। आप यहाँ से सिर्फ वो स्पेसिफिक चीज़ें ढूंढो और नेट बंद करो, अपनी कॉपी में लिखो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि नेट पे बैठे रहे तो फिर वो 2 घंटे के तक आप रबी खरीफ ही समझ रहे हो, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। बेसिक न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये आपको रेगुलरली पढ़ना है ताकि आपको करंट रिलेटेड इवेंट से अपडेट होता रहे। द हिंदू हमने एकेडमी में छिंदवाड़ा में मंगवाना शुरू कर दिया है, तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं। ये शायद एक दिन पुराना कॉपी मिलता है हमें, पर मोर देन इनफ हमारे लिए। ओके, इसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ है लोगों की, सेंटेंस फॉर्मेशन में गड़बड़ होती है, स्पेलिंग्स वगैरह नहीं आती है। तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसके ऊपर रेगुलरली वर्क करने से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। विच सिंपली मीन्स कि अगर रेगुलरली आप पढ़ रहे हो, कोई भी इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ रहे हो, रेगुलरली पढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश भी सही हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम होंगी और आप पूरे कंसेप्ट को होलिस्टिकली समझ पाओगे। ओके, तो ये चीज़ आपको बड़ा ध्यान रखना है अपने तरफ से कि आपको रेगुलरली इस चीज़ के लिए मेहनत करनी है। कोचिंग एकेडमीज़ जो हैं, जो आपको कोई भी चीज़ को बहुत शॉर्ट में बता रही हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन करिए कि भाई इतने शॉर्ट में क्यों पढ़ा रहे हो। मान लीजिए 10-11 मार्क्स का आ गया तो क्या करोगे, इस टाइप के सवाल। ठीक है, आपको अपना हक लेके रहना है उनसे। जहाँ तक इस एकेडमी की बात है, हमारे पास स्पेसिफिक बच्चे हैं और ये जितना भी सिलेबस मैंने आपको बताया अलग अलग बुक से, ये सब आपको कॉपी में क्लास में लिखवा दिया जाएगा, एक एक चीज़। ठीक है, ताकि आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा जिस सोर्स से हमने वो ये जो भी टॉपिक पढ़ाया है आपको, ये जो भी कुछ है, वो सोर्स भी आपको क्लास में ही दे दिया जाएगा, ताकि वो रिपोर्ट्स के फॉर्मेट में आप क्लास में बैठ के पढ़ते रहिए। आपको वो ऐसा नहीं है कि वो रिपोर्ट्स आप घर पे लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लास में जो नोट्स लिखवा दिया, उस रिपोर्ट्स का सार समरी वगैरह निकाल के लिखवा दिया आपको, और रिपोर्ट भी आपको दे दी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो ये सारी बुक्स, ये सारी रिपोर्ट्स क्लास में ही अवेलेबल रहती हैं। आप कभी भी कोई भी बुक्स इशू करवा सकते हैं और उसे प्रॉपर पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब ये करो कि आपको जो ट्रांसलेशन वाला काम था वो रोक दो यार। जो आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि आपका मेजॉरिटी टाइम आप ट्रांसलेटर बन जाते हो। आप ट्रांसलेटर नहीं हो, यू आर पॉलिसी मेकर, आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो। आपको थिंकिंग बेस्ड नॉलेज आपका होना चाहिए, रेदर देन आप ये मेहनत वाला ये हार्डवर्क मत करो। अगर हार्डवर्क करना भी है तो रिपोर्ट्स पढ़ो, रिपोर्ट से अपनी समरी निकालो और उस समरी को अपने कॉपी में लिखो एक प्रॉपर पैटर्न में, और फिर आप उसे कर सकते हो। सो प्लीज़ डोंट वो ट्रांसलेट वाला मत करो। दूसरा, जो मुझे रेगुलरली लोग पूछते रहते हैं कि इसका PDF दे दो, इसका PDF दे दो,
पीडीएफ मैं बनाता ही नहीं हूँ किसी चीज़ का, मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहती है, मैं उसे एक पेज पे लिख लेता हूँ या हाथ से लिख लेता हूँ या फिर किसी भी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लेता हूँ, वो सारे टॉपिक्स रहते हैं और उन अंडरलाइन या लिखे हुई चीज़ों को मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ और फिर मैं अपना लेक्चर बनाता हूँ। सो देयर इज़ नथिंग लाइक पीडीएफ विच एग्जिस्ट विथ मी। ओके, सो वो आप मेरे से मत पूछिए। आपको कोई कंसेप्चुअल डाउट है कि ये कैसे आया, वो कैसे आया, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, वो बता सकता हूँ। अगर आपको क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी है तो दिवाली के बाद हमारे पास कम्प्लीटली जो नया बैच है एमपीपीएससी का वो शुरू होने वाला है। 2020 पैटर्न के हिसाब से रहेगा और उसमें पहले आपको मेंस पढ़ाया जाएगा। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हम आपको प्रीलिम्स पढ़ाते हैं और फिर प्रीलिम्स क्लियर कर लो बेटा फिर देखेंगे मेंस की बात। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर भी लिया, मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं, थोड़ा आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है और करंट अफेयर से अपडेटेड है, आपने प्रीलिम्स क्लियर कर भी लिया, ओके मार्क्स आ गए। अब आप मुझे ये बताइए कि 3 या 4 महीने में आप 35 यूनिट्स कैसे करेंगे, किस तरह से आप बाकी इश्यूज़ को डील करेंगे। तो ये जो मिथ फैला हुआ है ना यहाँ पे कि आप प्रीलिम्स पढ़ लो फिर मेंस देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा पहले मेंस की तैयारी होती है और अगर आप मेंस में सही है, आपकी पूरी 35 यूनिट्स हो रखी हैं, अच्छे से हो रखा है, अब आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई टफ क्वेश्चन आ भी जाता है, कोई भी टफ क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में ही, और आपके वो प्रीलिम्स के सिलेबस का आपको लग रहा है कि नहीं है, कुछ भी ऐसा डाउट आ जाता है, अगर आपने मेंस का पढ़ा है ना तो एक लॉजिकल आंसर पे आप पहुंच जाओगे कभी ना कभी। पर डायरेक्टली प्रीलिम्स का पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का डेफिसिट रहेगा और इन्फॉर्मेशन डेफिसिट जब भी रहेगा आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो सही तरीका क्या है, पहले मेंस का पढ़ो, एक यूनिट 35 यूनिट्स हैं, 35 यूनिट्स के लिए मेहनत लगेगी, आप क्लियरली उनके नोट्स बना लो। एक बार आपके नोट्स पक्के हो गए, आपने उसको रिवाइज कर लिया बहुत बार, तब आपका प्रीलिम्स अपने आप क्लियर होने के बहुत चांसेस हैं। जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होता है, आपके पास 2 से 3 महीने बचते हैं जिसमें आपके पास मेंस का आपका पूरा मटेरियल रेडी है। ये 3 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रेगुलरली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ नोट्स ही बना रहे थे, तो भी आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब ये 3 महीने सिर्फ आंसर ही आंसर लिखने हैं आपको। ये 3 महीने आंसर लिखिए, मेंस का पेपर दीजिए और आप देखिए आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस बार आप लकी हैं कि आपको ये हाई कोर्ट के जो जजमेंट है, आपको उसमें काफ़ी टाइम मिल गया मेंस की तैयारी करने के लिए, पर ये सही तरीका नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होने वाला, राइट। तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग 6 से 7 घंटे पर डे आपका कहीं नहीं गया, इतना आपको पढ़ना है। बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास, ये सोर्सेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली फ्री में अवेलेबल है। कुछ आपको परचेज करना पड़ सकता है, सारा एक साथ परचेज नहीं करना है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना है अपनी फैमिली के ऊपर। धीरे धीरे एक सोर्स उठा लो, जो भी ज़रूरत है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो पूरा खत्म करो। साथ ही साथ 1-2 टॉपिक और उठा लो, 2-3 टॉपिक आप पर डे पढ़ सकते हो। एक न्यूज़पेपर में आपका 2 घंटे निकल जाएगा और बाकी 2-2 घंटे के हिसाब से आप 3 टॉपिक पढ़ सकते हो। तो आप लगभग 6 से 8 घंटे आपको पर डे पढ़ना ही है। आफ्टर दिवाली तो पढ़ना ही है। अभी आप घर की सफाई कर लो, इसलिए आज मैं वीडियो इस टाइप का बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़े काम है। पर आप उसके बाद आपको करना ही है, मतलब ठीक है, आपको मेहनत करनी ही है। एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि ये चीज़ आप कर सकते हो। आप ऐसे डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि जिस दिन मुझे ये पता चला ना कि यहाँ पे बच्चे हिंदी टू इंग्लिश ही ट्रांसलेट करते हैं, आई वॉज शॉक्ड कि दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका काम ट्रांसलेटर का नहीं है, आप थिंकर वाले काम कर रहे हो। आप समझने की कोशिश करो कि इश्यूज़ हैं क्या। ओके, सो डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप मैंने इस लेक्चर में आपको काफ़ी चीज़ें बता दी होंगी, जो डाउट्स थे आपके, कुछ बुक्स बता दी होंगी। रेगुलरली आप योजना वगैरह टाइप की मैगजीन्स पढ़िए। योजना, ये जैसे न्यूट्रिशन के ऊपर योजना आई थी, स्पेशल इशू है। फिर कुछ और अच्छी मैगजीन है, आउटलुक, ठीक है, द वीक एक अच्छी मैगजीन है। इंडिया टुडे वगैरह थोड़ा उस टाइप का होने लगा है आजकल कि उसमें इशू बेस्ड नहीं आती हैं चीज़ें। तो ये योजना अगर आपको मिल सकती है, 30 रुपीज़ की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक है, हर महीने आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी है, और फैक्ट वगैरह सब मिल जाएगा इसमें। तो आपको ये योजना वगैरह आपको पढ़ना है। कुरुक्षेत्र चाहो तो पढ़ सकते हो, पर ओवरबर्डन नहीं करना है अपने आप को, उतना ही एब्जॉर्ब करना है जितना ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना, दिवाली के बाद क्लासेस शुरू होने वाली हैं, नए बैचेस रहेंगे, कंप्लीटली इंग्लिश में रहेंगे, मेंस पढ़ाया जाएगा। आ सकते हो तो आ जाओ छिंदवाड़ा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हैप्पी दिवाली, एंजॉय करिए घर पे, ध्यान रखिए अपना, और बिल्कुल थोड़ा संभल के, कोरोना वगैरह चल रहा है, ज़्यादा सोशलाइज नहीं हुई है, ठीक है, और पटाखे वगैरह भी थोड़ा कम चलाइए, ठीक है। एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली, और आपको सक्सेस मिले, और आप जो भी बेस्ट करना चाहो वो आपसे, ठीक है। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इट्स signing off from Nidish Academy. I am Anak Jain. Do take care of yourself. Bye.